नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है ससुराल में छोटी बहू का सफर आसान बनाती है बड़ी बहू। सुन बहू, सारे काम निपट जाएं तो कमरे में आना, पापा जी बुला रहे हैं। शारदा देवी ने अपनी बहू कविता से कहा। शादी वाला घर और काम निपट जाएं, ऐसा कभी होता है? कविता एक काम खत्म करती तो कोई उसको दूसरा काम पकड़ा देता। घर की बड़ी बहू होना कितना मुश्किल होता है। घर की बाहर की जिम्मेदारियों के नीचे दब जाती है बेचारी बड़ी बहू। एक पल की फुर्सत नहीं होती खुद के लिए, और तो और रिश्तेदार, छोटे बड़े बच्चे भी घर की बड़ी बहू को ही काम के लिए याद करते हैं। कविता के देवर समीर के विवाह का अवसर है। विवाह की शुरुआती सभी रस्में और समारोह घर पर ही रखे गए हैं। सगाई और शादी का इंतजाम मैरिज हॉल में है, इसीलिए सभी रिश्तेदार फिलहाल घर में ही रुके हुए हैं। कविता बहू, अब तो तुम्हारी देवरानी आ रही है, तुम्हारा तो रुतबा ही बढ़ जाएगा। बड़ी खुशनसीब हो कि तुम जेठानी हो। मौसी सास ने मुस्कुराते हुए कहा। कविता भी काम करते हुए मुस्कुराई। जेठानी? अरे मम्मी, आपको दादा दादी जी बुला रहे हैं, कमरे में कविता की 5 वर्षीय बेटी पीहू ने कहा। ओहो, मैं तो भूल गई थी। सिर पर पल्लू संभालते हुए कविता कमरे में दाखिल हुई। कविता के आते ही ससुर जी ने कमरे का दरवाजा लगा दिया। देखो बहू, तुम्हारी देवरानी आ रही है, उसे भी इस घर के रीति रिवाज सिखाने हैं। आज 6 साल बाद जमाना बदल गया है, फिर भी उसे भी वही रिवाज निभाने होंगे जैसे तुमने निभाए थे। ससुर जी घनश्याम जी ने कहा। तुम पिछले साल से सलवार सूट पहनने लगी हो, जब कभी साड़ी पहनती हो तो सिर पर पल्ला भी नहीं रखती हो। यहाँ तो रिश्तेदार हैं, इसीलिए सिर पर पल्ला रख रखा है। अब तो स्कूटी से बाहर बाजार भी जाने लगी हो, पीहू के स्कूल भी जाती हो, बाहर के काम भी संभालती हो। पिछले साल से घर में झाड़ू पोछा बर्तन वाली रख ली तुमने। 5 सालों तक तो तुमने हमारे अनुसार किया, पर इन 5 सालों में तुमने बगावत भी करी है, जिसके फलस्वरूप तुमने हमसे काफी छूट ले ली है। पर अब तुम्हारी देवरानी आ रही है तो जाहिर है जैसा तुम करोगी वैसा ही वह करेगी, सासू जी ने कहा। घर में किस तरह से रहना है, यह सब तुम्हें देवरानी को समझाना होगा। पर माँ जी, ये बात मैं कैसे अपनी देवरानी को कहूँगी? आप कहोगे तो ज्यादा सही होगा, कविता ने कहा। अरे तुम घर की बड़ी बहू हो, तुम्हारा हक है देवरानी को समझाना सिखाना। कुछ गलत कहे तो जेठानी का रुतबा दिखाना अपना। तुम्हें सब पता ही है हमारे यहाँ कैसे रहते हैं, ससुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा। कविता बड़ी खुश हो गई। आज ससुर जी ने पहली बार उससे कोई उसके हक की बात बोली। जी ठीक है कहते हुए कविता मुस्कुराते हुए बाहर आ गई। अरे भाभी, आपके लिए गाना बजाते हैं, रिश्ते की नंदों ने कविता को बुलाया। लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, आज बनी मैं जेठानी, रोब दिखाऊंगी मैं, उसको बताऊंगी मैं, सहमी खड़ी रहेगी मेरी देवरानी। आज कविता को नाचने में मजा आ रहा था, उसको अपने ससुराल में अहमियत महसूस हो रही थी। अभी सासू जी कमरे से बाहर आई। सासू जी ने घूर कर देखा और कविता धीरे धीरे नाचने लगी। फिर थोड़ी ही देर में वह जरा काम देखती हूँ कहती हुई रसोई की तरफ चली गई। सगाई वाला दिन भी आ गया। यूं तो कहने के लिए सगाई होटल में थी, पर कविता आज बहुत ज्यादा व्यस्त थी। सिर पर पल्लू संभाल रखना और काम भी करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर 5 साल की पीहू को भी तो संभालना होता था। शाम को कविता कमरे में गई और लहंगा पहनकर तैयार हो गई। दरवाजा किसी ने खटखटाया। खोला तो सासू जी थी। तेरे सिर पर पल्ला ठीक से नहीं रखा बहू, कहते हुए सासू जी ने चुन्नी को सिर पर बहुत आगे लगभग आंखों तक सरका दिया। चुनरी आंखों से सिर्फ थोड़ा सा ऊपर थी। मम्मी जी घूंघट क्यों? अरे इसे घूंघट थोड़े ही कहते हैं। छोटी बहू के घर वाले देखेंगे तो समझ जाएंगे हमारे यहाँ की बहुएं कैसे रहती हैं। तेरे को जिम्मेदारी दे रही हूँ, होने वाली देवरानी को सही तरीके से लेकर आना,
कविता को बहुत अजीब लगा। आज के जमाने में शहरों में इस तरह अब कौन घूंघट रखता है। रिश्तों की नंदों और लोगों ने भी यहाँ पर सब ने एक से बढ़कर एक स्टाइलिश लहंगे पहने हैं, हेयर स्टाइल बनाई है। उनको तो कोई कुछ नहीं कह रहा। अपनी सासू जी के कहे अनुसार तैयार होकर कविता अपनी देवरानी के कमरे की तरफ बढ़ी। रास्ते में रिश्ते की नंदों ने और रिश्ते की अन्य बहुओं ने कविता को देखकर कहा, अरे भाभी जी, हमें तो लगा आप तो अब जेठानी बन गए। पर ऐसा लग रहा है जैसे कि आज आपकी सगाई है। सबको मुस्कुराहट देकर कविता जब अपनी देवरानी साक्षी के कमरे में पहुंची तो देखकर चौंक गई। साक्षी ने बहुत ही स्टाइलिश फिश कट लहंगा पहन रखा था, सुंदर हेयर स्टाइल बना रखी थी, बाल खोल रखे थे, सिर पर कोई पल्ला नहीं था, ब्लाउज भी स्लीवलेस था। साक्षी के घर वाले भी कविता को देखकर चौंक गए और कुछ मुस्कुराने लगे। कविता को समझ नहीं आया कविता साक्षी की माँ को कैसे कहे। आंटी जी, मम्मी जी ने कहा है कि साक्षी के सिर पर चुनरी इस तरह रखिएगा जैसे मैंने रख रखी है। ठीक है बिटिया, तुम चलो, हम लेकर आते हैं साक्षी को, साक्षी की चाची जी ने कहा। कविता को लगा जैसे सभी उसे बड़ी ही अजीब नजरों से मुस्कुराते हुए घूर रहे थे। वह चुपचाप सगाई वाले हॉल में आकर काम में जुट गई। इतने में साक्षी अपने परिवार वालों और सहेलियों के साथ हॉल में आई। कविता ने जैसे ही साक्षी को देखा उसे बहुत आश्चर्य हुआ। साक्षी ने घूंघट नहीं कर रखा था, पल्ला उसने सिर्फ सिर पर बिल्कुल पीछे पिन से लटका रखा था, जो सिर्फ नाम के लिए ही था। वह मुस्कुराते हुए आत्मविश्वास के साथ हंसते खिलखिलाते आई। सासू जी ने कविता को आंखें दिखाई। सगाई की रस्में शुरू हुई और सगाई के बाद लड़की वालों ने डीजे भी रखा था। सभी लोग गानों पर थिरकने लगे। साक्षी की रिश्ते की बहनें कविता को डांस स्टेज पर लेने आई। कविता ने कनखियों से सासू जी की तरफ देखा। सासू जी ने सिर हिलाकर मना कर दिया तो कविता ने बहाना बनाया, मेरे पाँव में मोच आई हुई है। उसके बाद साक्षी अपने होने वाले पति समीर, अपनी सहेलियों और बहनों के साथ मस्ती से नाचने लगी। कविता ने अपने ससुराल वालों की तरफ देखा। सभी ससुराल वाले सामान्य नजर आए। वैसे भी अब यह कोई बड़ी बात नहीं थी। आजकल तो सभी नाचते हैं अपनी शादी में। कविता को अपनी शादी और सगाई का समय याद आया, जब सासू जी ने उसके सिर पर रखे पल्लू को खींचकर घूंघट बना दिया था। और जब डांस करने की बारी आई तो कविता के पति राघव ने खुद ही मना कर दिया था कि हमारे यहाँ ऐसे बहुएं नाचती नहीं हैं। कितने अरमान थे कविता के, बस मन महसूस कर रह गई थी। शादी के बाद हनीमून पर साक्षी और समीर हंसी खुशी रवाना हुए थे। साक्षी ने जीन्स और जैकेट पहन रखा था। देवर ने अपने माता पिता को पहले ही समझा दिया था। कविता को अपना समय याद आया जब सास ससुर ने कहा था हमारे यहाँ हनीमून पर जाने का रिवाज नहीं है, और कहते हुए उसे कुलदेवी के मंदिर और रिश्तेदारों से मिलाने ले गए थे। बाद में बड़ी मुश्किल से बुआ सास के साथ दिल्ली रवाना किया और वहाँ भी कविता रिश्तेदारों से घिरी थी। तब जाकर 2 दिनों के लिए राघव और कविता मनाली जा पाए थे। दिल्ली तक के सफर में कविता साड़ी में थी, सिर्फ 2 दिनों के लिए मनाली में सूट पहन पाई थी। देवर समीर कविता के साथ अपने माता पिता का व्यवहार देख चुके थे। उन्होंने अपने माता पिता को पहले ही समझा दिया था कि वे साक्षी के साथ फालतू की बातें ना करें। इसीलिए सास ससुर ने अपनी छोटी बहू को अपने अनुसार चलाने के लिए बड़ी बहू का इस्तेमाल किया। जब साक्षी हनीमून से वापस आई तब कविता ने कहा, साक्षी, मम्मी जी पापा जी चाहते हैं कि तुम साड़ी पहनो और सिर पर पल्लू रखो। सुबह 7 बजे नहाकर रसोई में आ जाओ। उसके बाद मम्मी जी से पूछो कि क्या काम करना है, क्या सब्जी बनाना है। घर में कोई बात हो तो पापा जी और मम्मी जी से पूछो, और उनका निर्णय ही इस घर में आखिरी होता है। घर में प्याज लहसुन नहीं आता है। अब तुम आ गई हो तो मम्मी जी ने काम वाली बाई को हटा दिया है, क्योंकि अब हम दोनों मिलकर घर का काम निपटा सकते हैं। घर में बहुएं सबके खाने के बाद खाती हैं। यदि ड्राइंग रूम में पापा जी हो तो उनके सामने नहीं बैठना है। इस तरह कविता ने
अपने सास ससुर के कहे अनुसार सारे रीति रिवाजों का लेखा जोखा साक्षी को समझा दिया। पहले तो साक्षी धैर्यपूर्वक सुनती रही, फिर मुस्कुरा कर बोली, भाभी बुरा मत मानना, पर आप भी इस घर की बहू ही हो। आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप मेरी सास बनने की कोशिश कर रही हो। सगाई में भी आप आई थी, तब मेरे सभी रिश्तेदारों ने एक ही बात बोली कि जेठानी तेज है, सास बनने की कोशिश कर रही है। मुझे क्या करना है, कैसे करना है, जब मेरे पति बोलेंगे तब मैं देखूंगी, और जो कुछ कहना है वह मम्मी जी पापा जी मुझे कहेंगे। साक्षी की बात सुनकर कविता अवाक रह गई। उसे कुछ समझ में नहीं आया, चुपचाप अपने कमरे में आ गई। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। क्या सचमुच मैं एक सास जैसा बर्ताव करने लगी थी? मैंने तो चाहा था कि एक देवरानी आए जिसके साथ मैं अपने दिल का बोझ हल्का कर सकूं, एक सहेली और बहन का रिश्ता बना सकूं, ताकि उसे घर में अकेलापन ना लगे। काफी देर तक कविता रोती रही। फिर कविता ने सबसे प्यारी सहेली मुस्कान को फोन पर सारी बातें बताई। कविता, बात तो बिल्कुल सही है, तुम्हें यह बातें कहने की जरूरत नहीं थी। जो कुछ कहना है वह तुम्हारे सास ससुर कहेंगे। इन 6 सालों में तुम्हारे घर में काफी बदलाव आया है, काफी खुलापन आया है। मैं मानती हूँ, इसके लिए तुमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत कुछ सहा है, पर आज यही सच्चाई है। जब तुम इस घर में बहू बनकर आई थी, तब तुम इस घर की पहली और बड़ी बहू थी। तुम्हारी सास भी नई नई सास बनी थी। तुम्हारे पति के माता पिता एकदम से सास ससुर के नए नए किरदार में आए थे, तो जो उनके समय में उनके साथ हुआ था वही सब वे तुम्हारे साथ भी करना चाहते थे। हो सकता है इसमें तुम्हारी सास को आत्म संतुष्टि और खुशी मिली हो। तुम्हारे घर में इससे पहले कोई बहू नहीं थी, तो राघव जीजू को भी कोई अंदाजा नहीं था कि घर की बहू के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। उन्होंने अपने माता पिता को हमेशा जैसा देखा वैसा ही वह भी कर रहे हैं। अब जैसे तेरे सास ससुर ने तुझे आगे किया, तू अपना असली जेठानी वाला रूप दिखाने लगी। तेरे देवर ने इन 6 सालों में सब कुछ देखा है, समझा है, तो उनमें इतनी समझ तो आ गई कि एक पति और बेटे के बीच किस तरह से तालमेल बिठाया जाए। वैसे भी घर की छोटी बहू के लिए यह तोहफा ही होता है, क्योंकि उसे घर का माहौल, रीति रिवाजों में छूट मिलती है, क्योंकि बड़ी बहू उसके लिए ससुराल का सफर आसान बना देती है। कविता, एक बात के लिए और तैयार हो जा, तू घर की बड़ी बहू हमेशा रहेगी। तू घर में पहले आई है, इसीलिए घर के सभी लोगों की अपेक्षाएं हरदम तुझसे ज्यादा ही रहेंगी। तेरी जिम्मेदारी और कर्तव्य भी अपेक्षाकृत ज्यादा ही रहेंगे। छोटी बहू की गलतियों को तो माफ किया जा सकता है, वह नई है, छोटी है, पर बड़ी बहू को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। हमेशा की तरह अब से रिश्तों के बीच में फंसना बंद कर दे। सास ससुर को जो कहना होगा वे सीधे सीधे अपनी छोटी बहू से कहेंगे। देवरानी और जेठानी का रिश्ता बहुत ही नाजुक होता है, इसमें गलतफहमी की कोई गुंजाइश नहीं, मुस्कान ने समझाते हुए कहा। थैंक यू मुस्कान, मुझे ऐसा लगा तूने मेरे दिल को बहुत हल्का कर दिया, मेरी आंखें खोल दी। कहते हुए कविता ने फोन रखा। मुस्कान से बात करके कविता ने फिर ठंडे दिमाग से सगाई वाले दिन से लेकर अभी तक की सारी बातें और घटनाओं को एक बार फिर से सोचा। कविता समझ गई थी उसे कोई अधिकार नहीं दिए गए। एक तरह से घर की दोनों बहुओं के बीच दूरियां और दरार पैदा करने की बहुत ही गलत कोशिश की ससुर जी ने, पर अपने ही घर में दरार पैदा करके उन्हें क्या मिलेगा? उनका रुतबा दबदबा इस घर में जरूर बना रहेगा, पर घर की सुख शांति और खुशियों का क्या? रिश्ते में जब तक प्यार और अपनापन, अपनों का साथ ना हो तो रिश्ते भी टिक नहीं पाते और घर भी टूट जाता है। अरे बहू, दरवाजा लगा लेना, मैं मंदिर जा रही हूँ, सासू जी की आवाज आई। कविता ने अपने आंसू पोंछे और बाहर का दरवाजा लगाकर वह देवरानी के कमरे की तरफ पहुंची, तो देवरानी साक्षी की आवाज सुनकर थम गई। वह फोन पर किसी से बात कर रही थी। हाँ, आज मैंने अपनी जेठानी को सीधे सीधे बात साफ कर दी है, मेरी सास बनने की कोशिश ना करे। अरे, जब मेरे पति को कोई परेशानी नहीं तो मैं क्यों किसी की बात सुनूं? और वैसे भी आज के जमाने में इस तरह से चुप चुप के दबकर कौन रहता है? अपनी पसंद से ना पहन सको, ना खा सको, ना बाहर जा सको, ना कुछ कर सको।
अरे, पति के साथ बैठकर भी बात नहीं कर सकते और बाहर भी जाना नहीं है। समीर ने मुझे सब कुछ समझा और बता दिया था कविता भाभी के बारे में। और मुझे पता है वह पिछले साल से सूट पहन रही है, सिर पर पल्लू भी नहीं रखती है, आराम से आती जाती है, सामान्य जिंदगी जी रही है और मेरे सामने मुझे कैसे रहना है, क्या करना है, यह आकर समझा रही है। पर मेरे आते ही वापिस साड़ी पहनने लग गई, सिर पर पल्लू रखने लग गई। यह दिखावा किस लिए? कविता का दिल टूट गया। उसने खुद को बहुत ही ठगा हुआ सा महसूस किया। पर कुछ गलतफहमी हो तो समय रहते ठीक करना बहुत जरूरी होता है। कुछ रिश्ते बहुत ही नाजुक होते हैं जिनके बीच गलतफहमी की कोई भी गुंजाइश नहीं। दूरियों को मिटाने के लिए संवाद और सच्चाई ही जरूरी है। यह सोचकर कविता ने साक्षी का दरवाजा खटखटाया। साक्षी ने फोन रखा, कविता को अंदर बुलाया। साक्षी, मैं तुमसे दिल से माफी चाहती हूँ। मेरा इरादा तुम्हें किसी भी तरह का दुख देने या परेशान करने का नहीं था। मैं तो बहुत खुश थी कि मेरी देवरानी आ रही है। मेरी कोई बहन नहीं है तो सोचा था एक बहन और एक सहेली आएगी। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होंगे, सुख दुख बांटेंगे। मैं पिछले 6 सालों से इस घर की बड़ी बहू की जिम्मेदारियां निभा रही हूँ, थक चुकी हूँ। मुझे मम्मी जी पापा जी ने जो कहा मैंने वैसा ही किया। मुझे नहीं पता था कि इसके पीछे उनकी क्या मंशा है। मैंने इन 6 सालों में बहुत संघर्ष किया है खुद के लिए। इसके लिए किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे पति ने भी नहीं। हर पल एक छोटी बात के लिए मैंने आवाज उठाई, बहुत कुछ सुना मैंने, यहाँ तक कि मेरी परवरिश पर भी सवाल उठाया गया। पर आज इसी वजह से 1 साल से मैं एक सामान्य जीवन जी पा रही हूँ। ससुराल में रस्मों रिवाजों के नाम पर मुझे बांध रखा था, उनमें थोड़ी ढील ला पाई हूँ। बेटी के जन्म के समय भी बहुत बड़ी परेशानियाँ झेली हैं, तुम्हें मैं बता नहीं सकती। कितने संघर्ष लड़ाइयाँ लड़ी हैं मैंने, सिर्फ छोटी छोटी बातों के लिए। अगर तुम मुझ पर या मेरी बात पर जरा सा भी यकीन करती हो तो मुझे समझने की कोशिश करना। कहते हुए कविता की आंखों से आंसू निकलने लगे। कविता अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद साक्षी कविता के कमरे में आई। सॉरी भाभी, मुझे माफ कर दो। आपकी सारी बातें सुनने के बाद मुझे सब कुछ समझ में आ गया। मैं समझ सकती हूँ कि घर की एक बड़ी बहू को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यदि सास ससुर रीति रिवाजों के नाम पर इस तरह बांध दे तो नई बहू के लिए कितना मुश्किल होता होगा। आपके संघर्ष और आपके दुख को मेरे पति समीर ने देखा है, इसीलिए शायद आपकी बदौलत ही उनमें इतनी समझ आ पाई कि वे आप जैसी परेशानियां और दुख मुझे नहीं देना चाहते। आप अपने संघर्ष से ससुराल में जो छूट और माहौल में बदलाव लाए हैं, यह मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। घर की बड़ी बहू ने तो छोटी बहू के लिए ससुराल में सफर आसान बनाया है। अब मैं भी इस सफर में आपके साथ हूँ और मुझे यकीन है मम्मी जी और पापा जी भी हमें एक दिन जरूर समझेंगे। कहते हुए साक्षी कविता के गले लग गई। कुछ ही महीनों बाद देवरानी और जेठानी के प्यार भरे रिश्ते और सास ससुर की सेवा से सास ससुर को भी समझ में आ गया कि एक आदर्श संस्कारी बहू से कहीं ज्यादा एक प्यारी और अच्छी बहू जरूरी है।